आज हम एक कहानी के परतों को खोलेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हीरे का हार। लेकिन कहानी पर बात करने से पहले एक आवाज की कल्पना कीजिए, एक ऐसी आवाज जो 3 साल के लंबे इंतजार को एक पल में तोड़ देती है। एक सैनिक युद्ध से घर लौट रहा है और उसका परिवार दरवाजे पर खड़ा है, उम्मीदों से भरा हुआ, पर उन्हें सिपाही के जूतों की सधी हुई चाल नहीं, बल्कि एक भारी, धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई देती है, लकड़ी की धमाधम। एक ऐसी आवाज जो बताती है कि जो इंसान गया था वो पूरी तरह वापस नहीं लौटा है। और यही आवाज इस कहानी का दिल है। यह सिर्फ एक सैनिक लैन्हा सिंह के घर लौटने की कहानी नहीं है, ये उस दूसरे युद्ध की कहानी है जो एक सैनिक के घर लौटने पर शुरू होता है। बिल्कुल। एक युद्ध जो घर के आंगन में, खामोशी में और रिश्तों के बीच लड़ा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि गुलेरी जी इस कहानी को अधूरा छोड़ गए थे, जिसे बाद में लेखक डॉक्टर सुशील कुमार फुल ने पूरा किया। अच्छा, तो आज हम एक तरह से दो लेखकों की बुनी हुई इस दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। तो चलिए उस घर के आंगन से शुरू करते हैं जहां लैन्हा सिंह के आने से ठीक पहले का माहौल है। उसकी पत्नी गुलाबदेई सुबह से तैयारी में लगी है। आंगन को गोबर से लीपा गया है, चावल के आटे से मांडने बनाए गए हैं, मतलब एक त्योहार जैसा माहौल। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि परिवार को 10 महीने पहले चिट्ठी में पता चल चुका है कि लैन्हा सिंह की एक टांग कट गई है। फिर भी ये त्योहार की तैयारी क्यों? क्या ये सिर्फ उम्मीद है या सच्चाई से मुंह मोड़ने का एक तरीका? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये इंसान के दिमाग के एक बहुत गहरे हिस्से को छूता है। अच्छा। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कवच है। जब सच्चाई इतनी कड़वी हो कि उसे स्वीकार करना नामुमकिन लगे, तो हमारा दिमाग वो जो एक वैकल्पिक सच्चाई गढ़ लेता है। यहाँ माँ और पत्नी दोनों यही कर रही हैं। वे जानती हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वे एक चमत्कार की उम्मीद को सच्चाई पर हावी होने दे रही हैं। माँ का किरदार तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना। उन्होंने पीपल के नीचे नाग देवता को पंच पकवान चढ़ाने की मन्नत मानी थी कि बेटा दोनों पैरों पर चलता हुआ घर आए, और फिर उन्हें लौटते हुए एक सफेद नाग भी दिखा, जिससे उनकी उम्मीद और पक्की हो गई। वो इसे भगवान का इशारा मान रही हैं। सही कहा। और सिर्फ माँ ही नहीं, गुलाबदेई भी, वो भी सपनों में अपने पति को दोनों टांगों पर खड़ा देखती है। कहानी की एक बहुत मार्मिक पंक्ति है कि उसे ये समझ नहीं आता कि ये उसके स्वस्थ मन की स्वस्थ स्मृति है, जो पति को हमेशा देखे गए रूप में याद कर रही है, ना कि कोई चमत्कार। मतलब वो हर छोटी चीज में एक अच्छा संकेत देख रही है। बिल्कुल, ये एक तरह का मोटिवेटेड रीजनिंग है, जहां हम सबूतों को अपनी इच्छा के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। ये एक ढाल है, लेकिन बहुत नाजुक। हाँ। और उस नाजुक ढाल को तोड़ती है वही आवाज जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, लकड़ी की धमाधम। कहानी में उस पल का वर्णन बहुत शक्तिशाली है। वो आवाज सुनते ही सारा उत्साह, सारी उम्मीद जैसे हवा हो जाके हैं। गुलाबदेई के लिए जिस पति का उसने 3 साल इंतजार किया था, अब उसी से मिलने में डर लग रहा है। क्योंकि वो आवाज उस भयंकर सत्य की मुनादी है जिसे वे अब तक टाल रहे थे। सही। लकड़ी की टांग की हर खटखट उनके दिल पर चोट की तरह है। वो आवाज कह रही है कि अब कल्पना की दुनिया खत्म हुई, हकीकत सामने है, और हकीकत ये है कि युद्ध ने उनसे कुछ छीन लिया है, हमेशा के लिए। इसीलिए मिलने की खुशी पर एक डर, एक अनिच्छा हावी हो जाती है। और फिर लैन्हा सिंह आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। उसका हुलिया भी बदल गया है। बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर 3 घावों के निशान और धूप से कुमलाया हुआ चेहरा। और कहानीकार यहाँ एक बहुत तीखा विरोधाभास दिखाते हैं। बचपन में जहाँ उसके गले में ताबीज और मूंगे का कंठला होता था, आज वहाँ लाल फीते से बंधे 4 चांदी के तमगे हैं। वीरता का सम्मान, जो एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला है। सही बात है। वो तमगे उसकी बहादुरी का सबूत है, और साथ खड़ी लकड़ी की टांग उस बहादुरी की कीमत का। एक ही फ्रेम में लेखक ने युद्ध का गौरव और उसकी त्रासदी दोनों को एक साथ रख दिया है। माँ तो उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती, बस छाती से लगाकर रो देती है। वो कुछ पूछती नहीं, क्योंकि जवाब उसके सामने खड़ा है। और गुलाबदेई, उसका सारा दर्द, 3 साल का अकेलापन, शिकायतें, सब कुछ आंसुओं में बह निकलता है। कहानी में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि उस समाज में जहां औरतें अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर सकती, वहां आंसू ही उनकी भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली टकराव तो तब शुरू होता है जब खामोशी टूटती है और बातचीत शुरू होती है। हाँ, और सबसे पहली बातचीत होती है उसके 7 साल के बेटे हीरा के साथ। बच्चा पहले तो बहुत मासूमियत से पूछता है, चीन कहाँ है? लेकिन कुछ देर बाद अपने पिता की लकड़ी की टांग को देखकर वो डरते डरते एक ऐसा सवाल पूछता है जो दिल दहला देता है। वो पूछता है, क्या मेरी भी टांग कट जाएगी? ये सवाल एक पिता के लिए
सोचिए कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। लैना सिंह चाहता है कि उसका बेटा भी फौजी बने, देश का नाम रोशन करे, लेकिन बेटे ने युद्ध का जो रूप देखा है वो वीरता का नहीं बल्कि खौफ का है। सही कहा। ये एक लाइन में जैसे पूरी पीढ़ी का मोहभंग दिखा दिया गया है। ये युद्ध के उस असर को दिखाता है जिस पर हम कम ही बात करते हैं, बच्चों पर होने वाला असर। पिता के लिए जो तमगे गर्व की बात है, बेटे के लिए वो कटी हुई टांग से जुड़े हैं। यहाँ वीरता की कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते डर की कहानी बन गई है। सही। ये दिखाता है कि युद्ध का आघात सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहता जो लड़कर आया है। राइट। ये अनजाने में अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। इसके बाद माँ से बात होती है और वहां भी गर्व और दर्द का एक अजीब सा संगम है। एक तरफ वो कहती हैं बेटे ने माँ के दूध की लाज रखी, लेकिन अगले ही पल वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो लैना सिंह को निरुत्तर कर देता है। वो तमगों की तरफ देखकर कहती हैं, क्या तमगे तुम्हारी दूसरी टांग वापस ला सकते हैं? इस एक सवाल में एक माँ का सारा दर्द छिपा है। वो देश के लिए दिए गए बलिदान का सम्मान करती है, लेकिन एक माँ के तौर पर वो अपने बेटे का अधूरापन देख रही है। बिल्कुल। उसके लिए राष्ट्रीय गौरव से ज्यादा व्यक्तिगत क्षति मायने रखती है। वो इस बात पर भी चिंता जताती है कि 3 साल तक एक फौजी की पत्नी होने के नाते गुलाबदेई पर समाज ने कैसी कैसी उंगलियां उठाई होंगी। ये उस दोहरी लड़ाई की तरफ इशारा है जो सैनिक का परिवार लड़ता है। हाँ, एक देश की नजरों में और एक समाज के तानों के बीच। और इन सब में सबसे जटिल और शायद सबसे दर्दनाक बातचीत होती है लैना सिंह और उसकी पत्नी गुलाबदेई के बीच। 3 साल के इंतजार ने गुलाबदेई के मन में एक खालीपन और शक भर दिया है। वो लैना सिंह से उसकी टांग के बारे में नहीं पूछती, बल्कि ये पूछती है कि अस्पताल में उसकी देखभाल कौन करता था। हाँ। उसका शक किसी मीन यानी नर्स पर है। और यहाँ से कहानी की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परतें खुलती हैं। गुलाबदेई का ये शक, ये सिर्फ जलन नहीं है, ये 3 साल की भावनात्मक दूरी का नतीजा है। अच्छा। उसे लगता है कि युद्ध और अस्पताल की दुनिया में जहां वो नहीं थी, किसी और ने उसकी जगह ले ली होगी। उसका ताना, गोरी चिट्टी मीम देखी नहीं कि लट्टू हो गए, ये उसके अकेलेपन और असुरक्षा की चीख है। मतलब उसे डर है कि उसने सिर्फ अपने पति का एक अंग ही नहीं, बल्कि उसके मन में अपनी जगह भी खो दी है। और लैना सिंह का जवाब उसके इस डर को और बढ़ा देता है। वो कहता है कि अस्पताल में नर्स नैन्सी में उसे 8-9 साल की एक सूबेदारनी दिखाई देती थी, जो उसकी प्रेरणा थी। हाँ, ये गुलेरी जी की ही दूसरी अमर कहानी उसने कहा था का एक बहुत गहरा संदर्भ है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे लैना सिंह शारीरिक रूप से तो घर लौट आया है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से अभी भी अतीत में किसी और की याद में अटका हुआ है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक साहित्यिक संदर्भ नहीं है, ये लैना सिंह के मन की स्थिति को समझने की चाबी है। हो सकता है कि ये उसके PTSD का एक लक्षण हो, जहाँ इंसान वर्तमान से कटकर अतीत की किसी मजबूत याद या भावना में पनाह ढूंढता है। सूबेदारनी का वो निश्चल प्रेम उसके लिए युद्ध की भयावहता से बचने का एक मानसिक सहारा बन गया था। सही बात है। लेकिन घर की हकीकत में अपनी पत्नी के सामने वही सहारा अब एक दीवार बन गया है। वो अपनी पत्नी को अपनी भावनात्मक दुनिया में शामिल नहीं कर पा रहा है। और जब गुलाबदेई को इस सूबेदारनी के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत मार्मिक है। वो कहती है, तो क्या गुलाबो मर गई थी? मैं कल्पना में भी याद नहीं आई। इस एक वाक्य में 3 साल के इंतजार का सारा दर्द सिमट आया है। उसके लिए असली घाव लैना सिंह की कटी हुई टांग नहीं, बल्कि ये एहसास है कि इतने सालों में उसके पति ने उसे याद तक नहीं किया। यही कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व है। शारीरिक अपंगता से ज्यादा तकलीफदेह भावनात्मक दूरी हो। गुलाबदेई अपने पति को शारीरिक रूप से अधूरा स्वीकार करने को तैयार थी, लेकिन भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ा हुआ पाना वो उसके लिए असहनीय है। सही। ये उस अनदेखे जख्म की ओर इशारा करता है जो युद्ध सैनिकों और उनके परिवारों को देता है। हाँ, एक ऐसा जख्म जो किसी तमगे या मुआवजे से नहीं भर सकता। सारे तनाव और टकराव के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ सुलह की एक किरण दिखती है। लैना सिंह अपनी पत्नी की उदासी और उसके दर्द को समझता है, और तब वो एक बहुत साधारण सी लेकिन गहरी बात कहता है, गुलाबो, मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते, उन्हें चलाना आना चाहिए। कर्द यानी छुरी या तलवार। हाँ, तो इस एक वाक्य का क्या मतलब निकाला जाए? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये लैना सिंह का अपनी पत्नी के सबसे बड़े डर को संबोधित करने का तरीका है। अच्छा। गुलाबदेई के मन में जो असुरक्षा है वो सिर्फ किसी दूसरी औरत को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि क्या उसका पति अब पहले जैसा रहा? क्या उसकी अपंगता ने उसके पौरुष को कम कर दिया है? और लैना सिंह
इस वाक्य से उसे आश्वासन दे रहा है। हम्म, वो कह रहा है कि भले ही मैं शारीरिक रूप से अधूरा हूँ, लेकिन एक मर्द और एक पति के तौर पर मैं आज भी वही हूँ। हम्म। ये एक वादा है, एक भरोसा है। और ये आश्वासन काम कर जाता है। कहानी में लिखा है कि छोटे छोटे सुख मनोमालिन्य को धो डालते हैं। बिल्कुल। ये एक छोटा सा संवाद उनके बीच जमी बर्फ को पिघला देता है। गुलाबदी को शायद यही सुनने की जरूरत थी कि वो आज भी अपने पति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि रिश्ते शारीरिक पूर्णता से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से चलते हैं। सही बात है। जब वो भावनात्मक जुड़ाव फिर से स्थापित होता है तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। और इसीलिए कहानी का अंत बहुत सकारात्मक और खूबसूरत है। आंगन में अचानक धूप खिलाई थी। घना क्यों ना हो, जीवन और प्रेम की एक नई सुबह की उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। तो हीरे का हार सिर्फ एक फौजी के घर वापसी की कहानी नहीं है। ये उस जटिल भावनात्मक सफर की कहानी है जिससे एक सैनिक और उसका परिवार गुजरता है। ये उम्मीदों के बनने और टूटने, शिकायतों के जन्म लेने और फिर आपसी समझ और भरोसे से रिश्तों के दोबारा जुड़ने की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी युद्ध के उस पहलू को उजागर करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सैनिकों और उनके परिवारों का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष। ये हमें सिखाती है कि घर वापसी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जहाँ शारीरिक घाव शायद भर जाए, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने के लिए प्यार, सब्र और संवाद की जरूरत होती है। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी में लहना सिंह और गुलाबदी के रिश्ते में संवाद से धूप खिलाती है, लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। युद्ध से लौटे अनगिनत सैनिकों और उनके परिवारों के लिए, जहां शायद ऐसा संवाद कभी हो ही नहीं पाता, उनके लिए हीलिंग यानी जख्मों के भरने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? क्या ये अतीत को भूलने में है या उसके सायों के साथ जीने का एक नया तरीका खोजने में है?